वैसे रतन जी देवस्थी अगर देखा जाए नेता तो बढ़िया है, नहीं वो रतन जी को भी सुखराम जी से ही जिला तो रहने लायक जगह थी, मापदंड पूरे थे। अगर लीग वगैरह इस तरह के जिले रह सकते तो समझो तो बहुत बेहतर है। उससे बीजेपी से वो खुश हो रहे थे कि जिला चला गया, या फिर दूसरे भी खुश हो रहे थे। किसी की हत्या करना अच्छी बात नहीं, चाहे वो देवासी हो चाहे विष्णु हो, उससे कोई मतलब नहीं है। देवासी समाज विष्णु को देखना नहीं चाहता। ये हत्या अगर मेरे को लगता है प्रकाश जी का रास्ता नहीं रोका होता ना तो भी शायद नागोरडी, अगर वो भी नहीं होता तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। पुलिस प्रशासन और राजनेता सारे लक्ष्मण के पक्ष में। सुखराम जी दरअसल उस समय उनको राजनीतिक रूप से दबे, उनको डर लग रहा था कि मैं कोई भी बयान दूंगा तो उल्टा ना पड़ जाए, जबकि रतन देवस्थी ने एक वोट नहीं देने दिए। काफी लोग ये मानते हैं कि भूपेंद्र की वजह से आ रहे, मैं कहता हूँ किशोर की वजह से आ रहे। इनके कम से कम 500 वोट तो अपने कम करेगी, चले इनको नहीं लग रहा हो। हमारे पास इतना तो वो दिन है कि जिताने का नहीं तो हराने का तो है। आगे आने वाले टाइम में धनराम की क्या भविष्य है? राजनीति कोई भविष्य नहीं, कोई नहीं, जीरो है। सांचौर के अंदर सबसे बेस्ट राजनीति में जो अगर इंसान है तो जीवराम जी चौधरी। सुखराम जी को फायदा नहीं नुकसान होगा, क्योंकि सामने जो कैंडिडेट आएगा वो भी विष्णु ही आएगा। काफी लोग बर्बाद हुए इसमें, बस ये ली उसको वापस खरीदार नहीं मिलता है, और इंस्टॉलमेंट उसका कर्जा चुकाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। ये जब से 20-6 नॉर्म्स लागू हुआ है, बस में जो आगजनी का मामला है उसके बाद ही चालू हुआ है। तो भारत के अंदर जो लोगों की मानसिकता है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ अगर ड्राइवर या स्टाफ कोई वहां पर है उससे मारपीट चालू कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक विद टैलेंट का एक नया पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं भूपेंद्र जी बिश्नोई, जो पिछले लंबे समय से बस व्यवसाय, होटल और तमाम प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ समाज सेवा में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आज इनसे हम बात करेंगे बस परिवहन से जुड़े मुद्दों, सांचौर की राजनीति, लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के मामले को लेकर। साथ ही साथ इन सभी मुद्दों पर विभाग चर्चा करेंगे। साथ ही बस व्यवसाय और इनके मैनेजमेंट को लेकर आने वाली विभिन्न परेशानियों को लेकर, सिस्टम की क्या खामियां हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर सर आपका स्वागत है। आज वर्तमान समय में देखा जाए तो बस हादसे हो रहे हैं और फिलहाल हम बस के मामले को लेकर चर्चा करेंगे। जब अक्सर बस हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये सामने आता है कि जो बस संचालक होते हैं या ड्राइवर होते हैं वो कहीं ना कहीं पैसों के चक्कर में सारे रूल्स और नॉर्म्स को पूरे नहीं करते हैं। इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई 0%, क्योंकि ये जब से 20-6 नॉर्म्स लागू हुआ है, बस में जो आगजनी का मामला है उसके बाद ही चालू हुआ है। उससे पहले कोई भी आग लगने का मामला, स्लीपर बसें लगभग मेरे हिसाब से 2002 में बननी चालू हुई थी, और 2026-17 मतलब लमसम 25 साल हो चुके हैं। 25 साल के अंदर बस बॉडी बिल्डर वही है, चेसिस मेकर वही है, उसमें सिर्फ एक आइसर और भारत बेंज शामिल हुआ है। लेकिन जो आग लगने की घटना है ना, ये सिर्फ BS6 के वजह से हुआ है। और BS6 में भी इसमें क्या है, ये जो इसके अंदर एग्जॉस्ट के लिए लगता है, जिसके अंदर साइलेंसर में जो धुआं निकलता है, उसके अंदर एक ड्रम टाइप का कुछ लगता है, उसका टेम्परेचर रहता है 500 डिग्री के लगभग। तो एग्जॉस्ट के अंदर कुछ ना कुछ कमी लग रही है, जिसकी वजह से वो आग पकड़ते समय नहीं लग रहा है। 500 डिग्री का टेम्परेचर मतलब आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उस वजह से ज्यादा है। बाकी तो 2002 से बसें बन रही है, इसी साल 2025 में क्यों चालू हुआ आग लगने का, और चलते चलते आग लग रही है। इसका दूसरा तो कोई कारण लगता नहीं है। कभी AC पे डाल रहे हैं, कभी बॉडी मेकर पे डाल रहे हैं, ये तो अपने सिर से दूसरे के ऊपर डालने वाला मामला हो जाता है। कहीं ना कहीं बस संचालकों का इसमें कोई रोल नहीं है, जो बनाने वाली कंपनियां होती है सरकार वो इस पर नहीं, इसके अंदर वायरिंग की कमी है, कुछ ना कुछ वायरिंग की कमी है। वरना तो अब वोल्वो जैसी बसें हैं जो 2-2 करोड़ 2.25 करोड़ की है, उनमें भी आग लग रही है। ये 20-6 नॉर्म्स का ही कुछ ना कुछ रीजन है, इसमें सुधार होना जरूरी है। उसमें सुधार होना जरूरी है। वायरिंग को देख
या तो उसके अंदर वायरिंग कोई कमजोरी है या फिर उसके अंदर कुछ है, टेक्निकल फॉल्ट है। बाकी बस बॉडी मेकर तो क्या कर सकता है, बॉडी मेकर का तो वायरिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें जैसे कभी हादसे होते हैं उसके बाद लोग भी सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखते हैं, बातें करते हैं कि बस संचालक होते हैं वो ड्राइवर ऐसे लगते हैं कि कम सैलरी वाले हो और नशे करते हैं, ज्यादा नंबर रूट होता है, नशे में बस चलाते हैं। देखो बस जो है आज के टाइम में 2020 से लेके 25 के अंदर मेरे हिसाब से स्लीपर बसों की संख्या है वो लगभग 8 से 10 गुना बढ़ चुकी है। ट्रेन स्टाफ की कमी तो है, इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि ट्रेनिंग तो कोई इंडिया में सिस्टम ही नहीं है। लाइसेंस आपको मिल रहा है, आपको पता है किस तरह से लाइसेंस मिलते हैं, और लाइसेंस के अंदर अगर सिस्टम से लाइसेंस मिले ना तो जरूर उसका कुछ ना कुछ अच्छा असर आएगा। तो ये सिस्टम में पहले तो बसें पास करते थे, फिर कहते हैं कि तुम्हारे ये विंडो नहीं है, ये फलान नहीं है, उसका तो कोई तुक ही नहीं है, ऐसे ही बहाना निकाल रहे एक दूसरे पे डालने का है। और अगर सिस्टम से ट्रेनिंग करके स्टाफ आएगा तो उसका सकारात्मक प्रभाव तो इस बस लाइन में आना ही आना है। सरकार पहले कोई रूल ही तय नहीं करती है, कोई नहीं, रूल सिर्फ पेपर में, पेपर वर्क में रूल है, कागजी कार्रवाई होती है। कागजी कार्रवाई होती है। तो पहले आपने पासिंग करी तब आप कहाँ गए थे, अब बस वालों के पीछे पड़ेगा आप अरुणाचल नागालैंड में पास मत करो। अरुणाचल नागालैंड भारत से बाहर है, एक टैक्स की बस कौन नहीं चाहता है। अपन कहीं देखते हैं जैसे सांसद में भी कई बसें होती है, ये बाहर की पासिंग करने का रीजन क्या है? राजस्थान में टैक्स जो प्रारूप है सही नहीं है। आप देखो ना, छोटी वाहन है, छोटे वाहन को आप देखो, आपको 80% जीजे दिखेंगे, उसका रीजन क्या है? टैक्स। राजस्थान के अंदर स्कॉर्पियो का टैक्स है 2,75,000 रुपये लगभग, और गुजरात में 55,000 है। तो आप कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो खुद का फायदा नहीं चाहता? तो नागालैंड पास करवा रहे हैं, वहां पर महीने का 8,000 रुपये खर्चा आ रहा है, और राजस्थान के अंदर 40,000 रुपये खर्चा आ रहा है। 32,000 रुपये सालाना, 4-5 लाख रुपए जिसको बचत आ रही है वो क्या करेगा? हाँ, तो इसके अंदर नागालैंड, और ऐसा तो है नहीं कि आप भारत से बाहर चले गए, चाइना से पासिंग करवा के ले या पाकिस्तान से करवा लिए, और पासिंग तो एक ऑप्शन है। अब आपका वाहन साल में 8 महीने तो अच्छा चलता है, 4 महीने ऐसे दौर आते हैं जिसके अंदर उसको इंस्टॉलमेंट भरना भी भारी पड़ता है, तो फिर वो वहां से पासिंग करवा रहा है। इसमें कोई बुराई की बात है नहीं, और गवर्नमेंट अगर इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहती है तो उसको टैक्स की कमी कर देनी चाहिए, तो कम से कम बाहर नहीं रहे, समांतर कर देना चाहिए। समांतर नहीं तो थोड़ा बहुत फर्क हो जाए, 15,000 कर दे, 20,000 कर दे। अब आप समझो 8,000 और 40,000, 5 टाइम्स का फर्क पड़ जाता है। 5 टाइम्स में बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे कभी कभार बस हादसे होते हैं, यात्रियों की मौत हो जाती है, कई घायल भी हो जाते हैं, उस टाइम बस संचालक की जिम्मेदारी कहाँ तक होती है? और कई बार ऐसा भी सामने आता है कि हादसा होते ही, एक्सीडेंट होते ही ड्राइवर और जो परिचालक होता है वो मौके से भाग जाते हैं, ऐसे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि घायलों को आप अस्पताल पहुंचो। देखो भारत के अंदर जो लोगों की मानसिकता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ, अगर ड्राइवर या स्टाफ कोई वहाँ पर है, उससे मारपीट चालू कर देता है। उसको पॉजिटिव वे में कोई नहीं लेता, एक्सीडेंट तो हाँ, जानबूझ कर कोई नहीं करता, तो इसलिए उनकी भागना भी मजबूरी है, ठीक है। और सबको पता है एक्सीडेंट के बाद कोई ना कोई 5-2 मिनट के अंदर जो वाहन रोड पे चल रहे हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का, करने का काम, एम्बुलेंस वगैरह सारी व्यवस्था हो ही जाती है। और अगर कोई जहाँ कहीं भी लोगों ने कोशिश करी है ना, वहाँ पर उनको नकारात्मक फीडबैक मिला है, इस वजह से वो नहीं कर पाते। मतलब कहीं ना कहीं डर होता है कि मारपीट हो जाए, मारपीट 100% उनके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो जाए। हाँ, अब जो गाड़ी चला रहा वो तो ठीक है, उसके साथ हो गई, चलो वो तो भाग गया, लेकिन अगर उस गाड़ी के अंदर कोई दूसरा स्टाफ, कंडक्टर वगैरह, उसके साथ भी मारपीट कर देते हैं। हाँ, गलती तुम्हारे मतलब जानबूझ के किया है। हादसा कोई जानबूझ के नहीं करता है। बसों के परमिट को लेकर भी अक्सर गड़बड़ियां सामने आती है, सिस्टम की गड़बड़ियां होती है या अन्य कई प्रकार की, तो इससे बस संचालकों को नुकसान या कई प्रकार की परेशानियां सामने आती है। देखो टैक्स की चोरियां हैं, आप किसी लाइन में चले जाओ, व्यापारी कर रहा है वो दिखता नहीं, अब बस है रोड पे चल रही है तो उसके बारे में जानकारी थोड़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाती है। बाकी टैक्स की चोरियां हर कोई विभाग में चल रही है, चाहे इनकम टैक्स में हो, चाहे जीएसटी में हो, चाहे बसों की टैक्स हो, चोरियां तो हर जगह उपलब्ध है। कहीं सिस्टम की कमी हुई। मैं वही कह रहा हूँ, आपको टैक्स देखो 8 से 40,000 रुपये फर्क है, तो मतलब इस तरह से फर्क बहुत ज़्यादा है।
इस वजह से चोरियां हैं। और अब आप राजस्थान के अंदर कम से कम 20% आरसीओ को सस्पेंड कर दिया। अब एक व्यक्ति जिसने 20 लाख रुपए कर्जा ले रखा है और बस पे 40-50 लाख का लोन है, उसके आपने आरसी सस्पेंड कर दी, उसका क्या हालत होगी? आप समझो, भारत में मेक इन इंडिया, आप हमारे यहाँ व्यापार करो, कैसे व्यापार करेगा आदमी? पॉसिबल ही नहीं है। उसको पहले तो आपने पासिंग करके गाड़ी दे दी, अब उसकी आरसी सस्पेंड कर दी, उसका घर का गुजारा कैसे चलाएगा? आप सोचो उस बात को। उसके महीने के वो गाड़ी अगर खड़ी भी है ना, तो आरसी सस्पेंड भी कर दी, 1.5 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट है, मतलब रोज के 5,000 रुपए हेवी कॉस्ट आती है। हाँ, हेवी कॉस्ट है। फिर उसके बर्बाद करने का तरीका गवर्नमेंट ने निकाल रखा है। गवर्नमेंट सेव करने के बजाय उसको बर्बाद कर रही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके एक एक दो दो गाड़ियां, उनकी बहुत हालत खराब है। उन्होंने कर्जा ले लिया, घर पे बैठ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। गवर्नमेंट क्या चाह रही है? खाई और गोड़ स्थिति हो गई है, बहुत हालत खराब है। जैसे आप भी लंबे समय से बसें चला रहे हैं, आपकी भी अलग अलग शहरों में बसें लगती है। नई बस जब खरीदते हैं तो उसमें दस्तावेज हो, उसका इंटीरियर हो, स्लीपर सेटअप हो, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। खर्चा एक बस स्लीपर बनाने में लगभग आज के टाइम 35 लाख रुपए आ रहा है, चेसिस के अलावा। 35 लाख रुपए में अगर फर्स्ट टाइम जिसने भी बस बनाई है, उसको 35 लाख रुपए अगर खर्च करके अगर उसको ईएमआई निकालनी है तो वो क्यों करेगा? ईएमआई प्लस कुछ होना नहीं है। अब सेकंड हैंड बसें बिक नहीं रही है। सेकंड हैंड बसें पहले बिकती थी, आज से 3-4 साल पहले। आज के टाइम में नई बसें ही लोग खरीद रहे हैं, पुराने कोई खरीदना ही नहीं चाहता। लोगों को फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। स्लीपर की क्वालिटी सुधर गई, या फिर उसके अंदर चार्जिंग के सिस्टम चेंज हो गया, या फिर उसके अंदर और कुछ नया आ गया है, या फिर पर्दों की क्वालिटी चेंज हो गई, तो अपग्रेड नहीं होगा व्यापार में तो उसको घाटा ज्यादा लगता है। तो अपग्रेड के साथ नहीं करेंगे। हाँ, तो पुरानी बसें तो आप मार्केट में चला ही नहीं सकते, और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब जैसे नई बसें जब शोरूम से निकलती है, उसके बाद में सारा कुछ खर्चा मिला के बस जब रोड पे आती है, तब भी आपके सामने एक चुनौती होती है। जैसे यात्रियों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है, चार्जिंग की व्यवस्था हो, कंबल की हो, अलग अलग टाइप, पानी, वाईफाई, सब मैनेज करना पड़ता है। ऐसे यात्रियों को आप आकर्षित नहीं कर सकते कुल मिला के। सारी सुविधा के बाद भी लोगों के आप रेलवे की चदरें ला रहे हैं, वहां पर भी उसी तरह से उसको मामला बिगाड़ने वाला है। एक तरफा मामला नहीं है, यात्री सिर्फ बेईमान नहीं है, मोटर मालिक भी, मतलब हर तरह से दोनों तरफ से बराबरी चल रही है। एक को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भारतीय मानसिकता थोड़ी, अपने जो स्कूल से लेके, बचपन से लेके जो सिखाया जाता है ना, अपने को कभी ये नहीं कहते कि यहाँ पर मत थूको, या फिर इस तरह से रेड लाइट क्रॉस मत करो। ये चीजें मेरे हिसाब से स्कूल से जो आदमी सीखता है या घर से सीखता है, तो ये अपने भारतीय परिवेश में ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती। जो मना करेंगे वो अक्सर करेगा, बस वो नेगेटिव चीजें पहले करता है। उसको कचरा करने में भी आनंद आता है। और मतलब आप फॉरेन कंट्रीज में कहीं चले जाओ, अगर आप मान लो पानी की बोतल पी ली है, तो आप उस पानी की बोतल को आप कचरे के रूप में थैली में डाल के लेके जाओगे और डस्टबिन में डालेंगे। और अपने भारत के अंदर जब बस की सफाई होती है तो 150-200 बोतलें निकलती पानी। अब उस प्लास्टिक को कहीं डाल दे तो भी डालने नहीं देते, तो मतलब काम करने लगे। प्लास्टिक बोतलों तक तो सही है, कई बार कुछ अलग प्रकार का भी बहुत कचरा होता है, जिससे जो स्टाफ है उसको वो भी साफ सफाई नहीं कर सकता। ऐसा हालत अरे बहुत ज्यादा है। उसको तो अगर आपने कहते हैं तो बस वालों को तो गाली नहीं मिलनी है। हाँ, सही करो गलत करो। व्यापारी चाहे हॉस्पिटल लाइन में हो, चाहे ये बस लाइन में हो, जो भी व्यापार करता है उसको गाली नहीं मिलनी है। उसके नेगेटिव कमेंट ही आएंगे, पॉजिटिव कभी आएंगे ही नहीं। चाहे वो करे या ना करे, पॉजिटिव वे में कोई नहीं लेगा। अगर जो गाली निकालने वाला उसको एक बस दे देना, वो 2 महीने नहीं निकाल पाएगा। ये बहुत समझ आएगा कि भाई क्या स्थिति क्या है। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी बस हादसे हुए, जैसे हमारे ट्रैवल्स वाले बस हादसों के बाद प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता है, दिनों दिन, मतलब एक दिन में कई बसों के सीज वगैरह सब नियम पूरे फॉलो करवाने के लिए कार्रवाई करते हैं, और फिर बस संचालक आंदोलन भी करते हैं। तो इन हादसों के बाद ही प्रशासन को क्यों देखता है कि ये बस ये नियम फॉलो नहीं कर रही, पहले तो क्यों नहीं दिखती? प्रशासन तो ये जैसे बाजार के अंदर जिस तरह का माहौल है उसको शांत करने के लिए कर रहा है। बाकी प्रशासन को पता है ये गलत है। हम एमआर ट्रेवल्स की बात करें, एमआर ट्रेवल्स के पास 200 बस है, ठीक है। अब
अब आप उसको कंपेयर कर रहे हो, उसके हाथ से ज्यादा हो रहा है, उसके पास बस भी तो ज्यादा है। इस साल में अगर मान लो महीने में एक या दो हादसे आपको देखने को मिल रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो आप सारे ऑपरेटर एक तरफ है और एमआर एक तरफ है, तो उसके हादसे तो उसके बराबरी में तो होंगे ही ना, ज्यादा हादसा होगा। तो उसको तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि एमआर के ज्यादा हो रहा है, वो तो कुछ है नहीं। तो रोड पे उसकी, अब आप यहाँ सांचौर से लगभग पर डे 10 गाड़ी निकल रही है, उसकी ज्यादा है तो ज्यादा ही होगा। कंपेयर करना मतलब किसी की एक बस है, किसी की 100 बस है, हाँ, 100 वाले के ज्यादा होगा, 100 वाले ज्यादा होगा। अब एक वाले का हो गया तो क्या उसको हादसा नहीं हुआ, वो तो कह नहीं सकते। अब इसमें जैसे हादसे होते हैं, सरकार कहती है कि हम तो ट्रेन चलवा रहे हैं, ट्रेन में सफर कीजिए, वो सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा उचित है, तो कहीं ना कहीं चलो मान लेते ट्रेन सफर का सुरक्षित है, लेकिन बस के हादसे टूटी सड़क का भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही। हाँ, आप देखो ना, कहीं पे भी ब्रेकर बना दिया, अब ब्रेकर बनाते कम से कम उसको रूल फॉलो करना पड़ता है, उसकी वाइट पट्टी ब्रेकर के ऊपर बनाना पड़ता है। विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी बिना तो आप कैसे चलोगे? तो सरकार पूरा बस संचालकों पर थोप रही है, खुद को तो भी देखना चाहिए कि सड़कें कैसी है। वो कहावत है, उनका कोई मालिक नहीं है, सरकार का कोई मालिक नहीं है, वो सर्वे सर्वा है, उसको कोई सुनाने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं, खुद अब उनको ही सुनना है। बाकी जैसे जो भारत के अंदर 2014 के बाद ये लगा था, जैसे नितिन गडकरी वगैरह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वगैरह बने, तो काफी लोगों को राहत मिलेगी इस तरह से, मतलब ये अंदाजा था, लेकिन लोगों को बर्बाद करके रखा है इन्होंने। अब आप देखो, कम से कम नाथद्वारा, जयपुर, जोधपुर, यहाँ पर कम से कम 1500 से 2000 बॉडी बिल्डर है। अब वो लाइसेंस फीस 1.5-2 करोड़ की लगा के किस तरह से बसें बनाएंगे और कैसे वो कमाने का साधन बनाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बर्बाद। और गडकरी भी कह रहे हैं कि मर्सिडीज का लोगो लगा दिया, लोगो लगाने से मर्सिडीज थोड़ी हो गया है, उससे मर्सिडीज के लोगों से हादसा तो हो नहीं रहा, मतलब बिना मतलब ज्ञान की बातें कर रहे हैं। हमने तो सड़कों का जाल बिछा दिया, सड़कों की जाल आप देखो ना, यहाँ पर जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे जाके देखो कितने एक्सीडेंट, इनके ब्रेकर इस तरह से बने हुए हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हाँ, डीप भी बहुत है। हाँ, उसको तो देख ही नहीं रहे, अब दूसरे से क्या लोगो लगा दिया, लोगो लगाने से क्या हो गया? हाँ ठीक है, लोगों का आप उसके ऊपर कोई कानून है, कानून कार्रवाई कर दो, लेकिन इसका तो ये तो कोई मतलब नहीं है कि लोगो लगने से क्या हादसा हो रहा है, वो तो कोई मतलब बेतु की बात है। हाँ, जैसे अपना संजौर से बेंगलोर की ओर बसें जाती है, करीबन 30 से 40 घंटे या ज्यादा ही लगते होंगे, उसमें कभी कभार बात सामने आती है कि जैसे इतना लंबा रूट है, 2-2 दिन बसें चलती है, अलग अलग ड्राइवर को मैनेज करना होता है, डीजल, बाकी खर्चे बहुत सारे होते हैं, तो क्या यात्रियों की टिकट से ये खर्चे पूरे हो जाते हैं? क्योंकि कई बार एक नेगेटिव पॉइंट सामने आता है कि इन बसों में नशे की सप्लाई होती है, इसी से ये खर्चा पूरा हो रहा है। नहीं, कोई नशा वशा कुछ नहीं है, हो सकता है कोई करता भी हो, मैं वो भी नहीं कह रहा कि नहीं करता होगा, लेकिन मोटर मालिक कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मोटर मालिक को पता है अगर उसकी गाड़ी के अंदर नशा पकड़ा गया तो मोटर मालिक 100% गुनहगार है। ठीक है, कौन चाहेगा जिसके 15-20 गाड़ी है जेल जाना, कोई चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा। और दूसरी बात, ये बस लंबी चौड़ी दिखती है, इसके अंदर सोने की व्यवस्था सिर्फ 36 लोगों की है। अब आप अंदाजन यहाँ से 3000 रुपये किराया है, 1 लाख रुपए बन रहे हैं, वो भी भरी हुई जाएगी, तो ऑक्सीजन में मिलते हैं, आना जाना मिलके मिला के समझो ना 70% ऑक्यूपेंसी भी अगर माने ना, तो 50,000 रुपये से ज्यादा बचत नहीं। तो 50,000 रुपये में आप क्या क्या दोगे? उसकी EMI है 1.5 लाख रुपए, फिर टैक्स है महीने का 1 लाख रुपए, तो समझो ना पर डे 8,000 रुपये अगर गाड़ी कमा रही है, जब तक तो कुछ मिलना ही नहीं है। और फिर आपको हर 2 साल में बस अपग्रेड करनी है, तो वापस वही 30 लाख रुपए लगा के बस बनाओ, मिलना तो कुछ नहीं है। ठीक है, उसको मोटर मालिक को ये लगता है कि इस बार सीजन आएगी कमा लेंगे, इस बार सीजन आएगी कमा लेंगे, बाकी हर फील्ड में यही है, दूसरों के थाली में घी ज्यादा दिखता है। अब हिरण वाली बात होगी, वहाँ पानी है, वहाँ बस दौड़ते रहो। हाँ, बाकी हर सेक्टर में डाउनफॉल है, कहीं पे भी देखो, मार्केट के अंदर जब पैसा आएगा ना, तो बस वाला भी कमाएगा, स्टूडियो वाले भी कमाएंगे, तो हर फील्ड में टेंट वाला भी कमाएगा, सब कमाएंगे। और मार्केट में जब पैसा ही नहीं होगा, ठीक है, एक दूसरे के वो दोस्त देते रहोगे, फलाना ने ले लिया, ये खा गया, इसने कमा लिया, कोई नहीं, तो किसका कुछ नहीं है, सब गुजारा ही कर रहे हैं।
मोटर वाले तो जैसे मोटर मालिक होता है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लेकिन कभी कभार मान लो किसी यात्री के पास कोई संदिग्ध नशा या कुछ पकड़ा जाता है, परेशानी तो बस मालिक को ही आएगी। आती है ना, फिर उस परेशानी से कैसे गुजरते हो? गुजरते क्या, पैसे लगते हैं, 5-7 लाख रुपए ले लेते हैं। अब आपको पता है पैसों से सब मामला तो चल रहा है, करप्शन तो अपने जड़ों में है, तो अपने नकार ही नहीं सकते कि करप्शन है ही नहीं, के मतलब बिल्कुल। अगर वो नहीं दोगे फिर बस खड़ी करनी पड़ेगी। बस तो खड़ी, चलो ठीक है, बस तो जेल और दो, ले जाने वाला यात्री है फिर भी जेल दो, ऐसे से काफी। ड्राइवर जाएगा, स्टाफ जाएगा, बस मालिक तक कहाँ जाएगा? हाँ, बस मालिक 100% उसको पैसे लगने ही लगने, जेल जाए नहीं जाए पैसे लगने। अब उसके अंदर कार्रवाई के अंदर आप मोटर मालिक है तो आपको ऊपर दबाव बनेगा कि आप चलो हमारे साथ, क्या करोगे आप? नाम घुसा देंगे। नाम घुसा देंगे, क्या करोगे आप? कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। जैसे बस मालिक के सामने अलग अलग तरह की परेशानी आती है। कई बार होता है जैसे टिकट काउंटर भी लगाना होता है या कोई नया रूट पर बस शुरू करनी होती है, तब भी बहुत सारा जैसे आपके कंपटीटर होंगे कुछ, उनकी भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होता है कि भाई ये मेरा रूट है, ये मेरा रूट है। उस रूट पर कैसे मैनेज करते हो? देखो, ऑल इंडिया परमिट जो गाड़ियाँ हैं ना, उसके अंदर कोई इतनी मारामारी है नहीं, गाड़ी कोई लगा दे और खुद का ऑफिस कर दिया, ऑनलाइन बुकिंग है, कोई इतना परेशान वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे लोकल रूट जो होता है 200-250 किलोमीटर के, वहाँ पर परेशानी जरूर है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑनलाइन बुकिंग है नहीं, कुछ नहीं है। तो जो आगे चलेगा उसके सवारी जो रोड पे खड़ी है उसके साथ बैठ जाती है, इस वजह से वो समय की मारामारी है। जैसे मान लो किसी की 5:30 निकल रही है, उसके आगे 5 मिनट लग जाती, तो आगे रास्ते में कोई सवारी खड़ी है तो वो ले जाएगा, तो इस वजह से वो आपस में कंपटीशन। कभी कभार हम भी देखते हैं जैसे कोई बड़ा ग्रुप है, कोई भी ट्रैवलर्स का, तो वो छोटे बड़े ग्रुप को उस पर कार्रवाई करवाएगा, कभी कभार ये स्थितियां होती है। देखो, ये तो सब चलता रहेगा, अब जो बड़ा मगरमच्छ है वो छोटे को खाएगा ही खाएगा, ये तो नेचुरल चीज है, ये तो किसी भी फील्ड में जाओ आपके तो ये आपको देखने का मिलेगा ही मिलेगा। छोटे को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो कभी कभी छोटे भी ऐसे बदमाशी करते हैं, ऐसा नहीं है बड़ा वाला ही गलत है, छोटे वाला भी बदमाशी करता है। तो किसी का चल रहा है, मान लो आप 10-15 साल से किसी रूट पर मेहनत करी है, आपने पैसा उस पर लगाया है, 1-1.5 करोड़ का डीजल भी कभी जलाया होगा, फिर आप अचानक कह रहे हो आपके अच्छी चल रही, मैं भी आपके आगे लगाऊंगा, तो फिर वो गलत तो ही। आप कम से कम आधा पौन घंटे का फर्क रखो ना, आप कौन मना करेगा? अब वो आप कह रहे हो मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, तो फिर वो बदमाशी छोटा भी करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपने अभी कहा कि मोटर व्हीकल होता है उसको इंस्टॉलमेंट हो या चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, खर्चे बहुत ज़्यादा है और बचत बहुत कम है। लेकिन हमने जैसे कई बार एक अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो पॉडकास्ट देखा था, उसमें एक मोटर मालिक कह रहा है कि हम एक रूट में 1 लाख से ज़्यादा की बचत कर रहे हैं, या इसमें कुल मिला के कमाई बहुत ज़्यादा है। इसको आप कैसे देखते हो? अगर इतनी कमाई होती ना तो फिर वीआरएल आज 3,000 करोड़ की कंपनी नहीं होती, वो कम से कम 30,000 करोड़ की कंपनी होती। खर्चे ज़्यादा है, कमाई कम है। अब किसी को आप किसी की रील देख के कोई बिजनेस में आना चाहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। धरातल पे आएंगे ना तो उनको पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। काफ़ी लोग बर्बाद हुए इसमें, बसें ली, उसको वापस खरीदार नहीं मिलता है, और इंस्टॉलमेंट उसका कर्जा चुकाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, क्योंकि ये कम से कम 70 लाख, मतलब एक बस है आप 70 लाख रुपए, 2 गाड़ी 1 करोड़ 40 लाख रुपए, आप कैसे उसकी ईएमआई पे करोगे? क्योंकि जब किसी को भी फोकट में चाहिए भाई गाड़ी, जैसे मतलब कोई आदमी दब गया ना कि मान लो उसने गाड़ी बना ली और वो उस लाइन का नहीं है, तो अगर वो मोटर मालिक के पास जाएगा ना तो वो 50% से भी कम उसको ऑफर करेगा पैसे होगा। तो उसको देने की पीड़ है ना, लेने वाले को पता है कि ये दे के जाएगा, तो उसका फायदा भरपूर उठाता है। ये तो बड़ा नुकसान वाला काम है। जिसकी लाइन है और जिसको समझ है उसी को करना चाहिए, और बिना समझ के अगर करेगा तो परेशानी तो आनी आनी। अब जैसे कोई ऐसे सोशल मीडिया या कोई रील देख ले या किसी व्यक्ति का वीडियो देख ले फिर इस धंधे में आना चाहे, उसको आप एक क्या सलाह देना चाहोगे भाई? अगर आपके पास अच्छी टीम है और आप उसको अगर लीड कर सकते हो तो आप करो, और लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि आपने बस बना दी तो आप श्योरिटी है कि आप पैसे कमाओगे, ये श्योरिटी मत लेके चलो। अगर आपके पास टीम है
और आपके पास घाटा सहन करने का है कि आप घाटा सहन बैकअप है कुछ। बैकअप है। हाँ, अगर आप मान लो बस बना रहे हो तो आप ये मान के चलो जितने पैसे लगा रहे हो उतना का बैकअप आप मिनिमम मान के चलना। पहले तो क्या था, 2016 से पहले की बात करो, 2016 से पहले लोग ऑफलाइन मतलब जैसे सूरत जाना था कि आप बाड़मेर सूरत जाना है तो वो फोन पे ही बुकिंग करता था या फिर उसका एजेंट के नंबर रखता था, इस तरह से काम करता था। 2016 के बाद नोटबंदी के बाद बस लाइन में बहुत भयंकर घूम आया। घूम कैसे है कि अगर मान लो किसी कहीं से कहीं जाना है, उसको ट्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं मिली या फ्लाइट की नहीं मिली तो वो सारी कैलकुलेशन करता है। जैसे मान लो शाम के टाइम बैठा है दिल्ली में बैठा है और उसको बनारस जाना है तो वो कैलकुलेशन करता है कि अभी फ्लाइट सुबह की करेंगे तो रात को होटल का पे करना पड़ेगा, तो और ट्रेन में अवेलेबिलिटी है नहीं, और देखता है कि किसी फलाना ट्रेवल्स की बस बनारस जा रही है तो वो बुकिंग कर लेता है। उसके अंदर उसको ये मतलब नहीं है कि किसकी बस है, कौन ओनर है, उससे कोई लेना देना नहीं। रेड बस पे उसको रेटिंग रिव्यू देखता है और उसकी रेटिंग रिव्यू जिसकी अच्छी है उसकी बुकिंग कर लेता है। तो उसको मान लो 1500 रुपये में टिकट बुक हो गई तो वो ये सोचता है कि रात 2500 रुपये होटल के बच गए, 1500 रुपये में घर भी पहुंच गया और रात का सफर भी निकल गया। तो ये 2016 के बाद ये ऑनलाइन का जो मामला है नोटबंदी के बाद बहुत ज्यादा हुआ है। तो भारत के अंदर जैसे यूपीआई वगैरह ये सारी चीजें एक साथ ही बूम के अंदर आई तो उस वजह से बस वालों को लॉस का फैक्टर बहुत कम हो गया। पहले तो मान लो अगर आप कोई भी रूट चालू करते तो कम से कम करोड़ रुपए आपको डीजल वगैरह दिला के या फिर किसी भी माध्यम से ईएमआई वगैरह ये सारा एक लॉस होता था, अब वो तो बहुत कम हो गया है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है। अब जैसे बस हादसे होने के बाद तो चलो सरकार बस संचालकों पर कार्रवाई करती है, ट्रेन हादसे भी होते हैं, हुए ना, खूब हुए, रेल वाले भी होते हैं, खूब हुए। बड़ी कंपनियों पर तो कार्रवाई हमने तो सुनी नहीं। देखो इसीलिए तो गडकरी जी वगैरह ये चाह रहे हैं कि बड़े बड़े पद पे और हमारे पार्टी को चंदा मिले, ये सारा मामला तो उसी तरह के चल रहा है। क्योंकि पता है कि अब मान लो 4-5 कंपनी हो तो पार्टी को मजबूती मिलती है और बात करनी तो एक ही आदमी से करनी है, अब सीधा डोनेशन मिल जाएगा। हाँ सीधा माध्यम आसान हो जाता है ना। अब आप मान लो राजस्थान के अंदर कम से कम मेरे हिसाब से 2000 से ऊपर ऑपरेटर है, बड़े ऑपरेटर 2000 मतलब जिसके पास 10-10 गाड़ियां, और सिंगल वाले गिने तो कम से कम ये 5-6 हजार और एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि 8000 स्लीपर बसें ऑपरेट हो रही राजस्थान में। तो ऑपरेटर तो खूब है और उनसे अलग अलग किसी से माध्यम जिसके पास 4 गाड़ी उससे कौन मंत्री मिलेगा, क्या करेगा, नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं। 100 से बात करो फिर 1 से करो, एक बार बस तो इसी वजह से ये सारे मामला कर रहे हैं और कोई भी कारण नहीं है। अब अपना सांचौर की राजनीति और तमाम प्रकार के जो विवाद हुए उस पर बात करते हैं। सांचौर जिला रद्द हुआ उस टाइम काफी इसकी चर्चा चलती है, आपके हिसाब से देखें तो सांचौर जिला रद्द होने का कारण क्या था, और अगर सारे मापदंड वह पूरे कर रहा था तो उसे रद्द क्यों किया गया? रद्द करना इसका कारण राजनीतिक खींचातान है। देवजी पटेल को बीजेपी से टिकट मिल गया, जीवाराम जी निर्दलीय खड़े हो गए, तो सुखराम जी अकेले को ये था कि इन्होंने जिला बनाया तो बीजेपी पार्टी जैसे ही सरकार बनी तो इनको भी लगा कि जिला हटा देते, बाकी जिला तो रहने लायक जगह थी, मापदंड पूरे थे। अगर लीग वगैरह इस तरह के जिले रह सकते तो सांचौर तो बहुत बेहतर है उससे। तो इन्होंने राजनीतिक खींचातान की वजह से ये जिला गया, अकेले सुखराम जी ले जाएंगे। हाँ सुखराम जी श्रेय ले रहे हैं, तो उसके खींचातान के चक्कर में उस टाइम जैसे यहाँ से विधायक है, विधायक के जीतने के बाद तो पूरे विधानसभा का होता है, उसको नेतृत्व करना होता है। जीवराम चौधरी ने आवाज नहीं उठाई उस टाइम, किसी ने नहीं उठाई ना, सुखराम जी अकेले उठाई। हाँ वो धरने पर कोई बैठे हाँ, तो फिर वो अगर जैसे भीनमाल में इनका धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ था तो बीजेपी कांग्रेस सारे जितने भी नेता थे सारे इकट्ठे हुए थे, एक जजब आए थे, लेकिन यहाँ पर सांचौर में ये देखने को नहीं मिला। अब वो क्या कारण है वो तो अपने किसको पूछे। हाँ जो वोटर है वही अपने नेता को नहीं कह रहे आप ये मांग उठाओ। कोई किसी ने मांग मतलब सामने से जैसे मान लो बीजेपी से थे वो खुश हो रहे थे कि जिला चला गया, या फिर दूसरे भी खुश हो रहे थे, मतलब जिला किसी एक का था नहीं, तो उसके अंदर खुशी जाहिर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसको क्या बोले, अब अपने उसके बारे में तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, लेकिन किसी एक का जिला नहीं था। जिला कहीं ना कहीं सांचौर वासियों को इसका नुकसान
नुकसान तो 100% है। अब जिला होता तो काफी सारे विभाग बनते। अब जैसे ये जिला अस्पताल बन रहा है, उसको उप जिला अस्पताल का नाम दिया गया। अगर वही जिला अस्पताल होता तो उसके अंदर डॉक्टरों की संख्या से लेके हर चीज में कलेक्टर वगैरह बैठता तो फिर उसकी सुविधा वगैरह काफी बेहतर होती। अलग से बजट आता, सारा कुछ व्यवस्था हाँ, होती है। तो अब जैसे यहाँ के किसान है वो जालोर जा रहे हैं, उनको यहाँ भी कलेक्टर मिल रहा था ना, सारी समस्याएं सुन रहे थे। वो तो फायदा तो मिलना ही था, लेकिन उसके अंदर समय लगता, लेकिन लोगों को अंदाजा कुछ उसका है नहीं कि क्या फायदा मिलता क्या नहीं मिलता। लेकिन कम से कम 55 तरह के विभाग नहीं खुलते। जैसे उस टाइम में कांग्रेस ने जिला बनाया था, तो यहाँ से अपने पड़ोसी विधायक रतन देवासी है या समरजीत सिंह है, उन्होंने कहा कि इस रानीवाड़ा के लोग कह रहे थे कि हम तो रानीवाड़ा सांचौर नहीं जाएंगे, हमको तो यहाँ पर खतरा है न्यूज वगैरह। तो रतन देवासी ने कई नेताओं से मुलाकात की कि सांचौर जिले को हटाया जाए, उन्होंने पत्र भी लिखा, समरजीत सिंह ने मुलाकात की थी। तो क्या ये रानीवाड़ा के लोग ऐसा क्या है यहाँ डर रहे हैं? नहीं, वो रतन जी को भी सुखराम जी से ईर्ष्या है। अच्छा, वो तो ईर्ष्या तो आप मंच पे देख सकते हो कहीं पे सुखराम जी के साथ ईर्ष्या तो वो क्यों पाल के बैठे हैं, वो तो उनकी मन की तो वही जान सकते हैं। बाकी वैसे रतन जी देवासी अगर देखा जाए नेता तो बढ़िया है, लेकिन वो जो ईर्ष्या रख के जो काम करते हैं ना, वो ठीक नहीं है। किसी नेता तो व्यक्ति विशेष की वजह से सारे लोगों को सबको परेशानी डालते हैं, ये गलत है। बाकी रतन जी मैं उनको नेता अच्छा मानता हूँ, हालांकि मेरे विचार नहीं मिलते, लेकिन नेता तो नो डाउट अगर उनको देवासी समाज का नेता कहा जाए शानदार नेता लोग कुछ बात तो है अंदर है। आप वो एक्टिवली खड़े रहते हैं, आप एक्टिवली खड़े रहना बहुत शानदार उनको नेता कह सकते हैं। बनना नहीं बनना उनसे विचार मेल खाना नहीं खाना अलग बात है, लेकिन पॉलिटिक्स है यार। उन्होंने जैसे जिले के जो उद्घाटन हुआ था वो पहुंचे थे, उन्होंने ये सही किया गलत कि जिले को हटाया जाए? वो उनकी बेवकूफी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जिले से उससे कोई लेना देना ही नहीं था। जब सांचौर की दूरी तो कम ही है जालोर की बजाय। है ही नहीं। वो तो देखो मेरी बात सुनो, आपको एक चीज और महसूस हुआ होगा, वैसे सांचौर जिले में अपने भौगोलिक परिस्थिति से देखे ना तो रानीवाड़ा भले नजदीक हो, लेकिन सांचौर के लोगों के जो विचार है ना, कूड़ा मालानी दोरमीना शेड़वा इस तरफ मेल ज्यादा खाता है बजाय कि रानीवाड़ा भीममाल। उनकी जालोर से मानसिकता ठीक मेल खाती है, क्योंकि जैसे राजस्थान का जैसे अलग अलग टुकड़े किए जाए, जैसे हाड़ौती है, शेखावटी है, तो सांचौर ये जालोर जिले में मेल नहीं खाता। ये इधर गुड़ामाला की साइड हाँ, अलग मतलब कल्चरल से लेके हाव भाव से लेके आपको इस तरफ ही शूट करेगा। इधर रानीवाड़ा जैसन पूरा चेंज है उधर। हाँ, चेंजेस है। उनका नेचर थोड़ा कंजर्वेटिव अलग है, और यहाँ के लोगों को कंजर्वेटिव थोड़ा नेचर मतलब अच्छा हो। यहाँ आपके ओपन विचार है सांचौर के लोगों को, और वहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर है। वो थोड़ा हर तरह में डर के रूप में देखते हैं। वैसे कोई डर वाला मामला कुछ है नहीं। अपने जैसे भरतपुर का नाम सुनते हैं तो बोलते हैं भरतपुर में भरतपुर, बाकी भरतपुर कुछ है नहीं। ठीक है, अभी तो ऐसा कोई मामला है नहीं कि डर वाला मामला है, कोई मामला नहीं है, ऐसी अफवाह ज्यादा है। अपन लक्ष्मण दिवस हत्याकांड सांचौर में जब हुआ, सांचौर जिले की स्थापना की थी, उस मुद्दे के बाद में सांचौर में दो जातियों के बीच काफी टकराव हुआ। उस हत्याकांड में आप पर भी आरोप लगे थे, आपको जेल भी जाना पड़ा था। असल उस मामले की सच्चाई क्या थी? इसमें लक्ष्मण जी के मेरे ये 7 तारीख को मामला हुआ, 3 तारीख को मेरे बात भी हुई। तो ये विवाद प्रकाश जी और लक्ष्मण, और उसमें हमारा भांजा वो मुकेश भी शामिल थे। तो ये मामला कोई इतना था नहीं कि इसके अंदर कोई इस तरह से मामला बन जाए। किसी की हत्या करना अच्छी बात नहीं, चाहे वो देवासी हो चाहे उसमें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये इसके अंदर आईजी साहब ने इसको अलग रूप दे दिया, क्योंकि राजनीति मामला था। तो इसका फायदा आईजी राघवेंद्र सुहास ने लिया है, बाकी किसी ने नहीं लिया। कैसे? अब कितने लोगों को परेशान किया, कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसको परेशान नहीं किया। कोई दारू के धंधे में उसको भी पूछ लिया, बुला दो, क्या पूछोगे आप हत्या की जांच कर रहे हो, उसमें दारू के धंधे वाले क्या मतलब? हमारे देश को घसीट दिया। हमारे देश को घसीटने का कारण ये था कि इनको घसीटेंगे दूसरे चुपचाप बैठ जाएंगे। अब तो इस लाइन में नहीं थे आप, क्यों नहीं? मैं मेरा भांजा था मुकेश, गांजा होना एक गुनाह तो नहीं है कोई? गुनाह तो नहीं है, लेकिन
पुलिस को तो फायदा मिला ना कि मान लो कि निर्दोष आदमी को अंदर डाल दिया, तो दूसरा भी तो ये देखता है कि इसको डाल दिया बिना लेने देने, तो हमको भी डाल सकते हैं। उसके फायदे तो लिए उन्होंने। चलो आईजी तो बाहर से है, उसको इतना एरिया का पता नहीं। लोकल टीम पुलिस टीम ना, तो लोकल पुलिस टीम के तो हाथ में ही नहीं था ना उस समय। लोकल अब जो आईजी साहब जिस दिन जिला बना उसी दिन एक्टिव होके कुर्सी पे आके बैठ गए, तो उनके कहने से दिशा निर्देश में सारे काम हुए। तो इसके अंदर जैसे मान लो वास्तविक जो रोल में थे उनका तो नाम ही नहीं डाला, तो उसको आप क्या समझोगे? कैसे पूछताछ में छोड़ दिया गया? पूछताछ ही नहीं करी ना। अच्छा, अब आप एक देखो, जिस आदमी का नाम आ रहा है, हम खुले हम मंच पे कह रहे हैं कि फलाना फलाना आदमी है, इनके देवासी समाज के, उनको पूछताछ क्यों नहीं करी? पूछताछ तो करो। ये उन्होंने डीजल भरवाया गाड़ियों में, और हम तो खुद साथ में रहे, तब हमको पता है कि इस तरह से मामला हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं लक्ष्मण देवासी हत्याकांड में देवासी भी इन्वॉल्व तो ही वो पूछताछ ही नहीं करी, तो इसको आप क्या समझोगे? इसमें दूसरा पॉलिटिकली, जैसे मैंने अभी रतन देवासी जी का बताया कि वो देवासी समाज के नेता, तो उन्होंने ये बहुत बेखूबी इसको प्ले किया है। उन्होंने क्या फायदा लेना था क्या नहीं लिया, समाज को बहुत गुमराह किया है। गुमराह करके उन्होंने उस समय जो पॉलिटिकल फायदा लेना तो लिया, भरपूर लिया। हाँ, इसमें दो समाजों को पूरी तरह, दो समाजों दो जातियों के बीच में जहर पूरी तरह घोला गया। विष्णु वर्सेस देवासी। आज भी लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, चाहे अपन दो मित्र हो और देवासी विष्णु है, तो उस टाइम दोनों के बीच में रोमांस से तो जरूर फैला था कि भाई विष्णु ने देवासी, अभी भी देवासी समाज विष्णु को देखना नहीं चाहता। ये गलत स्टेटमेंट है, लेकिन वास्तविकता यही है। लड़ाई तो दो व्यक्तियों की थी ना, दो व्यक्तियों की है। और भाई लक्ष्मण देवासी को जो देवासी समाज मतलब हीरो माने, चाहे कुछ भी माने, जैसा भी है, लेकिन बहुत अच्छा व्यक्ति था, और विष्णु समाज से अच्छा उसके तालमेल बहुत अच्छा जुड़ा होता। ठीक है, लेकिन ये हादसा होने की वजह से इसको गलत रूप दिया गया, जहर बोला गया, जो ठीक नहीं है समाज के लिए, किसी भी समाज का हो। इस तरह से मतलब गलत कमेंट करके कि हम बाजार में इसलिए नहीं आते कि हमारे विष्णु में डर है, मतलब ये कोई किसान नेता थे देवासी समाज के जिन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी, अच्छी बात नहीं। जबकि कभी किसी भी समाज की औरतें बाजार में आई, किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार कभी नहीं हुआ है, चाहे औरतें हो चाहे आदमी हो, किसी के साथ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, लड़ाई है किसी आपसी, तो उसके अंदर वो हो गया, वो एक गलत बात है। और उसको समाज से जोड़ना तो गलत, उसको समाज से जोड़ना बिल्कुल गलत है। और मेरे 3 तारीख को जिस दिन बात हुई थी, उस दिन भी मेरी यही बात हुई थी। उन्होंने कोई 15 उनके कोई मिलने वाले थे, उनको होटल में फोन आता, तो मेरे को यही कहा था कि आप मतलब मेरे सारे काम करते हो, आप मेरे तरफ हो या उनकी तरफ? मैं ना तो आपकी तरफ हूँ ना उनकी तरफ। तो बोले राजीव भाई की बात करी, तो बोले नहीं अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। उन्होंने भी इसी तरह से बात करी थी। तो फिर वो देखो, जब लड़ाई होती है ना, तब ये नहीं होता है कि ये मेरा चाचा लगता है, कि मेरे का भतीजा लगता है, वो कुछ नहीं। इस बारे में जैसे दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा, आप वो अपनी आपका भी भांजा था, आपने कभी समझाने की कोशिश करी सुलह हो जाए तो ठीक है? नहीं, कोशिश काफी बार करी, लेकिन लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी। लक्ष्मण को मन में ये हो गया था कि अगर मैं झुक गया तो मतलब मेरी कमजोरी साबित हो जाएगी, मन में उसके ये हो गया था। बाकी कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो क्या विवाद था कि विवाद तो कौन मजबूत ज्यादा है, ये विवाद था, और कुछ कोई विवाद नहीं था। टोल तो एक माध्यम था, टोल वाला मामला है कि टोल से मामला चालू हुआ, लेकिन वो मामला कुछ नहीं था, टोल वाला कोई। दरअसल यह क्या, अगर मेरे को लगता है प्रकाश जी का रास्ता नहीं रोका होता ना, तो भी शायद नागोलड़ी, अगर वो भी नहीं होता तो शायद ये दिन नहीं देखने पाते। उस टाइम में जब हत्या हो जाती है, दूसरे दिन 8 तारीख को एक बड़ा आंदोलन यहाँ होता है। रतन देवासी इसको लीड कर रहे थे। उस टाइम में रतन देवासी पूरा आरोप कहीं ना कहीं समाज पर लगा रहे थे। सुखराम विष्णु भी वही मौजूद थे, उस टाइम मंत्री थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कहीं ना कहीं उनको भी देना तो चाहिए था कि भाई जाति पर आरोप लगाना गलत है, आरोपी की कोई जाति वैसे होती नहीं है।
आरोपी आरोपी है, तो उनको या तो पूरे समाज की तरफ से प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, या एज इट इज मंत्री थे तो क्या भाई कानून है, अपनी कार्रवाई करेगा, पुलिस है, सब कुछ कार्रवाई होगी, तो आश्वस्त करना था उनको। सुखराम जी दरअसल उस समय उनको राजनीतिक रूप से दब गए, उनको डर लग रहा था कि मैं कोई भी बयान दूंगा तो उल्टा ना पड़ जाए। बाकी सुखराम जी अगर पॉजिटिवली और सही मार्गदर्शन देते ना, समाज भले ही देवास समाज को भी देते और कृष्ण समाज को भी देते हैं, तो इनके लिए पॉजिटिव साबित होता। लेकिन इन्होंने प्रतिक्रिया नहीं देने की वजह से इनके सारा काम नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं हुआ है। इनको लगता है कि ये समाज पूरा हमको वोट देगी, जबकि रतन देवासी ने एक वोट नहीं देने दिया, वो भी नुकसान हुआ। उसमें समाज में भी जैसे हमारे जैसे जो गलत फंसे थे, तो हमने भी सुखराम जी का अपोज करके वोट जितने हो सकते थे कम करवाए। तो आपको उस टाइम साथ नहीं दिया आपका? साथ क्या, हम गलत थे ही नहीं। हमको तो यही कहना था सुखराम जी को कि अगर गलत नहीं है इतना ही फंसाना चाहिए, इतना सही करना था और कुछ नहीं करना था। और एक चीज इसमें जैसे लक्ष्मण के और इनके सुखराम जी के भूपेंद्र के वगैरह अच्छी बन रही थी, तो इन्होंने फायदा ही किया था लक्ष्मण के साथ। ये टोल भी लक्ष्मण को उन्होंने दिलवाया था, सुखराम जी ने। लेकिन ये टोल तो माध्यम बन गया और कुछ नहीं। उनको उस समय ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कोई मामला बन सकता है। छोटी लड़ाई को बड़ा रूप मिल गया, क्योंकि इससे पहले दो लड़ाइयां और हुई थी इनके, एक मानपुरा में हुई थी और एक टोल में हुई थी। दोनों के अंदर पुलिस प्रशासन और राजनेता सारे लक्ष्मण के पक्ष में एक तरफा। आप सोचो, जिस आदमी 50-60 मुकदमे हो और वो थाने में खुलेआम आ रहा है जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और जिसके ऊपर एक मुकदमा है उसको उठा के अंदर डाला जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्राइम के अंदर इंसान ये सोचता है एक पक्ष ले रहा है, चलो देखते हैं अपने इस तरह पे निपटेंगे। तो एक मामले में ऐसा हो रहा है कि वो 60 वाला घूम रहा था, उनको 60 हो या तो ये पुलिस की भी बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट था। अगर इसके अंदर मान लो लक्ष्मण देवासी को एक बार भी अंदर डाल देते ना, चाहे 2 दिन के लिए हो 4 दिन के लिए हो, तो गुस्सा काफी हद तक शांत हो जाता। शासन और प्रशासन दोनों ने उसका बहुत बड़ा सहयोग किया है, तो उनकी भी जिम्मेदारी थी। लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के थोड़े ही टाइम बाद विधानसभा का चुनाव थे, और उस चुनाव में सुखराम बिश्नोई को हार मिली। सुखराम बिश्नोई ने मंत्री रहते सांचौर में कई विकास कार्य करवाए, कई सौगातें मिली, चाहे जिले की हो या अन्य ITI कॉलेज विरासत, लेकिन फिर भी सांचौर की जनता ने उन्हें विधानसभा में नहीं भेजा। क्या कारण है इसके? देखो, विधानसभा भेजने का जो कारण बना ना, नहीं भेजने का कारण, इन्होंने वोट कितने अच्छे लिए, 91,000। हाँ, पिछली बार से ज्यादा ही थे। वोट परसेंटेज तो बढ़ा, और वोट परसेंटेज के अलावा इनके थोड़े जो लोगों से मनमुटाव थे ना, उसके अंदर खूब लोग शामिल है। सुखराम जी के मन में उस समय, टीम के भी मन में ये था कि इनकम के इसके पास क्या है, तो जो ये लाइन थे ना, वो इनके हार के कारण बने। कोई ज्यादा हार नहीं है, बड़ा अंतर ही नहीं है। अगर सुखराम जी थोड़ा दिल बढ़िया रखते हैं ना, तो काफी लोग ये मानते हैं कि भूपेंद्र की वजह से आ रहे। मैं कहता हूँ किशोर की वजह से आ रहे, भूपेंद्र की वजह से नहीं आ रहे। भूपेंद्र ने लोगों से रिलेशन रखे, लेकिन जैसे मान लो किसी से रिलेशन बनाना चाह रहा था, तो किशोर वगैरह दबा दिए, इसके पास नहीं जाना, इस बार मंत्री हम बड़े लेवल के बनेंगे। तो इनके घमंड भी था, तो घमंड तो हमारे जैसे काफी लोग थे जिन्होंने चूर किया है। आपने भी नहीं, हमने तो खूब इनके कम से कम 500 वोट तो अपने कम करेगी, भले इनको नहीं लग रहा हो, हमारे पास इतना तो वो दिन है कि जिताने का नहीं तो हराने का तो है। अच्छा, अब समझौता होगा कि अगली बार भी सेम? भूपेंद्र मेरा अच्छा मित्र है, समझौता ये है, उससे समझौता क्या करना है। सुखराम जी अगली बार? सुखराम जी से मेरा सम्मान ठीक है। अच्छा, मतलब इस बार 500 का लॉस नहीं होगा? देखते हैं, अब जब चुनाव आएंगे तब क्या मामला रहता है। अच्छा, तो उसी टाइम में यहाँ के पूर्व सांसद देवजी पटेल, जिनको ऐसा कोई जानता नहीं था कि टिकट इनको मिलेगी, टिकट मिल जाती है, और फिर उसी टाइम एक और वाकया होता है कि धनाराम चौधरी जीवराम चौधरी के साथ मिल जाते हैं, और जीवराम चौधरी जीत भी जाते हैं। उस टाइम धनाराम चौधरी अगर जीवराम चौधरी के साथ नहीं जाते तो क्या चुनाव वो जीत पाते? और अगर धनाराम चौधरी जीवराम के साथ गए तो उन्होंने सही किया कि गलत किया? देखो, राजनीति के अंदर अब उनकी क्या मालूम क्या है,
जैसे धन्नाराम जी को देवजी पटेल ही लाए थे राजनीति के अंदर, एंट्री नहीं रही तो एंट्री उन्होंने करवाई तो उनको ये लगा कि टिकट हम दोनों की कटवा के खुद ने ले ली, तो वो कारण बना। अब ये दो अगर कैंडिडेट नहीं होते या फिर शमशेर अली जी भी नहीं होते तो सुखराम जी जीतते। ये तो समीकरण देखो, कभी कभी राजयोग भी आदमी का लिखा होना जरूरी है। शमशेर अली नहीं खड़े होते तो सुखराम जी जीत जाते, नेचुरल फैक्ट है, इसके अंदर कोई नकार नहीं सकता। आगे आने वाले टाइम में धन्नाराम की क्या भविष्य है? राजनीति कोई भविष्य नहीं, कोई नहीं, जीरो है। उन तो भी शायद नहीं भले को मैं जीवन कोई लिखे रहे कोई हैं। भविष्य नहीं है, वो सीधे साधे व्यापारी आदमी है। तो राजनीति उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना राजनीति के लायक वो इंसान है, वो राजनीति करनी नहीं चाहिए। 2023 में माहौल उनके ठीक था। देखो माहौल बनना अलग चीज है। मैं तो सांसों के अंदर सबसे बेस्ट राजनीति में जो अगर इंसान है तो जीवराम जी चौधरी है। राजनीति से जो परफेक्ट बैठता है ना, किसी भी जाति से उससे कोई मतलब नहीं है। जीवराम जी शानदार है, खुद को समाज को साथ लेके चलते हैं भले। वो कभी नेगेटिव बात नहीं करते, किसी को कमजोर नहीं दिखाने की कोशिश नहीं करते। ये तो पॉजिटिविटी तो है आदमी में। कैसे भी करके लोगों को लुभाना वादा कर जाते हैं, जैसे पिछली बार किया था मोटरसाइकिल चोरी वाला। ये तो राजनीतिक वादे होते हैं, वो वादे ही रहते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते। ये मोटरसाइकिल से कोई लेना देना नहीं है, इनको वोट तो मिलने ही मिलने। इनको 50-60 हजार से तो वोट की गिनती चालू होती है जीवराम जी की। लगता है कि मेरे तो 50,000 जेब में पड़े। हाँ जेब में वो तो है बिल्कुल, उसको आप क्या कैसे नकारोगे। अब जैसे 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, थोड़े ही साल बाद, मतलब इतने ही टाइम बाद चुनाव है। अब जो राजनीति के एक्टिव चेहरे हैं सांसद में, आने वाले चुनाव में अलग अलग समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। एक कोई नया चेहरा आएगा या यही चेहरे चुनाव में ऐसे देखने को मिलेंगे? अभी वासुदेव देवनानी ने शायद बयान दिया है 70 सीटें बढ़ने का, तो अब सीटें बढ़ेगी उस पर सारा निर्भर करेगा। चितलवाड़ा किस तरफ जाता है, क्या भौगोलिक समीकरण रहता है, उस पर सारा डिपेंड करेगा। अभी दौड़ भाग करना कोई किसी को कोई फायदे का नहीं रहेगा। और राजनीति के अंदर तो उठापटक तो आते ही आते हैं। टाइम का कारण नहीं है, क्योंकि सुखराम जी की एज फैक्टर भी है। तो चितलवाड़ा अलग होगा तो उसमें क्या मामला बनता है वो एक अलग मैटर होगा। अब लोगों को लग रहा है कि जैसे मान लो कि चितलवाड़ा है, विष्णु बेल्ट है, तो सुखराम जी को फायदा मिलेगा। सुखराम जी को फायदा नहीं, नुकसान होगा, क्योंकि सामने जो कैंडिडेट आएगा वो भी विष्णु ही आएगा। पूरा एरिया भी वो विष्णु बेल्ट है, तो सामने बीजेपी में कौन आएगा फिर? वो भी तो विष्णु ही आएगा। तो अब जैसे मान लो गुड़ामाला नहीं है, ठीक है, विष्णु को क्यों दे रहे हैं बीजेपी से टिकट? क्योंकि समीकरण ऐसे बैठे हैं, विष्णु बाहुल्य है, तो जाट के सामने विष्णु बात जरूरी है। अब मान लो कोई ऐसा धोरीमीना गुड़ामाला नहीं इस तरह का बेल्ट बन जाए तो उसके अंदर 2 विष्णु ही खड़े होंगे, वो नेचुरल चीज है। या फिर तीसरा निर्दलीय कोई विष्णु ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो वो कह नहीं सकते कि उसने बेल्ट तैयार कर दिया है तो कि वो अकेला ही खड़ा होगा। वो तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती राजनीति में। पार्टियां तो जातियां देखती है कि इसलिए वोटर यहाँ उसके अलग वोटिंग ज्यादा होती है। काफी जगह जैसे 2 चौधरी खड़े होते हैं, 2 विष्णु खड़े होते ही, या फिर नहीं होता निर्दलीय कोई खड़ा करके उसको हराने की कोशिश करता है। तो ये राजनीति के अंदर तो ये सब चलता ही है। अपना जैसे पड़ोसी विधानसभा है रानीवाड़ा, वहाँ पर रतन देवासी और परशुराम नागा की क्या विवाद है? ये परशुराम जी ने, देखो परशुराम जी को अपने समाज में भी और दूसरे लोग भी नेगेटिव वे में इंसान को ले रहे थे, लेकिन परशुराम जी ने 20-25 साल रतन जी के साथ, मतलब वो कैसे है कैसे नहीं है, एक दूसरे के लिए इन्होंने समय दिया। समय देने के बाद जब प्रधान बनाने की बात आई, तो अगर रतन जी क्या कर देते ना कि मैं उनको बढ़ाना, तो परशुराम जी शायद उनसे नाराज नहीं होते। सिर्फ इतना सा मामले से इनका तूल पकड़ा और ये बढ़ता गया, और फिर ये लक्ष्मण देवासी की बात और ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि रतन जी ने काफी चीजें ऐसी करी जिस वजह से तो आपस में मनमुटाव बढ़ता गया। ये थे भूपेंद्र बिश्नोई, जिन्होंने सांचौर की राजनीति हो या अलग अलग सांचौर जिला हो, लक्ष्मण देवासी और तमाम बस परिवहन के दौरान बस संचालकों और मोटर व्हीकल के सामने क्या क्या समस्याएं आती है उन पर बात की और अपने सारे विभाग चर्चा की। अब आगे के पॉडकास्ट में मिलेंगे नए मेहमान से, नई चर्चा, नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।